कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके बीच में एक नई वीडियो लेके आया हूं जो कि रिलेटेड होगी उत्तराखंड एलटी का जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आज की वीडियो है। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो है, अब कई बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि एमसीक्यू करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। एमसीक्यू फ्रेंड्स करवाएंगे, एक बार जो है टॉपिक थोड़ा निपट जाए तो उसके बाद जो है एमसीक्यू ही करवाने हैं। ओके, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, एमसीक्यू भी मैं करवा लूँगा। ओके, तो और उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर लेक्चर जो है उसकी टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी किस प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का हमारा सेशन। तो हम बात करने वाले हैं आज के जो हमारे टॉपिक के अंदर वृद्धि और विकास की। ओके, तो देखो वैसे तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी जो है इस जो है वो क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिए जाते हैं और वो क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, तो जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने इस टॉपिक को बनाना ज़रूरी समझा, इसलिए आपके बीच में इसको लेके आया हूँ। तो आई होप अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया है तो फिर भी इसको पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ा है तो तब तो और अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, तो चलते हैं, स्टडी स्टार्ट करते हैं। जो अध्ययन है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ये तो हम हमेशा से ही, हमारा जो पढ़ने का मकसद है साइकोलॉजी, वो क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसको जानना, ताकि क्या हो, एक शिक्षक जो है उसको बालक की जो वृद्धि, उसके साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के जो विकास और उनकी जो विशेषताएं हैं उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक शिक्षा आज के जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो कि क्या है, बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो उसके अंदर आपको मनोवैज्ञानिक शिक्षण जो शिक्षा मनोविज्ञान है और बच्चे, जिसके अंदर हम बच्चे की जो विकास संबंधी जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, इनका ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रैंक जो है उनके अनुसार वृद्धि को कोशीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए उन्होंने कहा कि शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं, और समय की दृष्टि से जो व्यक्ति है उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो विकास कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं। जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट या विकास और वृद्धि, ये कि इनकी जो प्रक्रिया है ये उसी समय से शुरू हो जाती है जिस समय से बालक का गर्भाधान, यानी कि गर्भ में बालक जो होता है, प्रेगनेंसी में होती वाली स्टेज में होता है, तो उसी टाइम से बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों चालू हो जाते हैं। और यह प्रक्रिया जीवन के बाद चलती रहती है और जीवन पर्यंत ये चलती है। इस दौरान वो क्या करता है, विकास की हमारी विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उनसे गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, और जितने प्रकार के जो विकास होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। जो विकास होता है वो, उसकी जो प्रक्रिया है वो गर्भधारण से और मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। विकास जो है वो बहुआयामी होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल होता है, एक ही दिशा की तरफ नहीं होता है बल्कि अलग अलग दिशाओं की तरफ होता है। नेक्स्ट, जो विकास होता है उसकी गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं उसके हिसाब से जो है वो विकास की गति किसी के अंदर ज़्यादा हो सकती है, किसी के अंदर कम हो सकती है। नेक्स्ट, जो विकास है उसकी जो प्रक्रिया है ये सिर से पैर की तरफ बढ़ती है, और मानसिक क्षेत्र में वे मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ती है। यानी कि पहले जो है वो बच्चा है वो मूर्त चीज़ों के बारे में जानता है, जो उसके सामने जो चीज़ें होती हैं वो उनको समझता है, उनके बारे में जानता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जब हम छोटे बच्चे की बात करें तो उसके लिए जो है, जो आपने पढ़ा होगा एक सिद्धांत, जीववाद का सिद्धांत है ना। जीववाद का सिद्धांत वो क्या कहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 1-2 साल, 2 साल तक, तो उनके लिए क्या होता है कि जो चीज़ उनके सामने होती है वो उनके लिए एग्जिस्ट करती है। जैसे ही आप उस चीज़ को हटा देते हैं उनके सामने से, उसको, उसका जो ध्यान है वो कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं, तो उनके लिए उस चीज़ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो है उनके अंदर वो ज्ञान जो है वो आने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अमूर्त ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से जो विकास होता है उसकी जो है उसकी अवस्था में मूर्त से और अमूर्त की तरफ जो है वो व्यक्ति बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट जो है विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की तरफ बढ़ता है। तो पहले जो है व्यक्ति सामान्य चीज़ें करता है और फिर विशिष्ट चीज़ों की तरफ जाता है। वो खैर हम अब जो है सिद्धांतों के अंदर वो ऑलरेडी हम इनको डिस्कस करने वाले हैं आगे, तो आप देखते रहिए। नेक्स्ट है
शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास में धनात्मक रूप से ये आपस में संबंधित होते हैं, यानी कि दोनों जो विकास हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। आगे जो है वो बात कर रहा है कि जो विकास होता है उसके अंदर हम बात करेंगे वृद्धि और परिपक्वता, दो चीज़ें होती हैं। तो जो वृद्धि होती है उसे क्या हो सकता है, मापा जा सकता है ना, क्योंकि ये परिमाणात्मक होती है और मात्रात्मक होती है, यानी कि ये क्वांटिटेटिव होती है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो परिपक्वता होती है यानी मैच्योरिटी होती है, इसको किसी भी कीमत से कोई पैमाना इसका नहीं है जिससे इसको मापा जा सके। जो विकास है उसको समझते समय दो शब्द जो है वो वृद्धि और परिपक्वता को समझ लेना आवश्यक है। वृद्धि का तात्पर्य सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन से जिसको हम माप सकते हैं, जैसे कि अगर बालक की ऊंचाई, भार, इसमें जो वृद्धि होती है तो वो वृद्धि के अंतर जो अगर वो उसके अंदर चेंज आता है तो उसको वृद्धि कहते हैं। लेकिन जो परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है, वो इस ऐसी अवस्था है जो आंतरिक अभिवृद्धि और आनुवंशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होती है, यानी कि दोनों चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं, आंतरिक रूप से भी और आनुवंशिक रूप से, और पर्यावरण जो उसका आसपास का है उसको भी इसको इफेक्ट करता है। जिस प्रकार प्रशिक्षण का कोई प्रभाव और जिस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं इसको दी जाती है इसको करने के लिए, ये खुद ब खुद जो है वो बच्चा सीखता है। जैसे कि बच्चों का घिसट कर चलना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें जो है वह स्वतः ज्ञान की इसको अंदर बच्चे को प्राप्त होता रहता है। ओके, चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि नियम क्या क्या होते हैं और उसकी क्या उपयोगिता है। तो विकास के नियम और उसकी उपयोगिता। जो विकासात्मक पैटर्न होता है वो पूर्व प्रसूति काल में तथा जन्म के बाद भी एक खास क्रम में होता है। तो फ्रेंड्स, ये जरूर इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि जो विकास है वो कब से चालू हो जाता है, तो वो पूर्व प्रसूति अवस्था यानी प्री प्रेगनेंसी स्टेज से ही चालू हो जाता है और पूर्वान्वय होता है। जैसे शिशु जो है वो पहले क्या करता है, सिर उठाता है, यानी सबसे पहले तो अपना सर जो है संभालने लगता है, फिर धीरे धीरे वो बैठना चालू कर देता है, फिर वो घुटने से चलना प्रारंभ कर देता है जिसको हम क्रॉलिंग कहते हैं, फिर क्या करता है, खड़ा होने लग जाता है और फिर धीरे धीरे चलने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो है विकास जो है उसका एक निश्चित पैटर्न है। फिर है विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो ये दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्व प्रसव जो काल है उसमें सिर्फ परिपक्वता का महत्व होता है। नेक्स्ट, विकासात्मक जो पैटर्न है हालांकि वो पूरे दुनिया के अंदर एक समान होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, प्रत्येक बालक में विकास अपने ढंग से तथा भिन्न भिन्न गति से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है जो विकास होता है वो पर्यावरणीय कारक जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा वो डेवलपमेंट को क्या करता है, सीधा सीधा प्रभावित करता है। नेक्स्ट है समाज जो है वो बच्चों से उनकी उम्र के अनुसार कुछ उम्मीद करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक प्रत्याशा या सोशल एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, और जिससे कि बालक समाज और संस्कृति से ही सीखता है। यानी कि प्रत्येक बच्चे से जो है वो समाज एक्सपेक्ट करता है कि अगर इसकी एज 5 साल है तो ये जो काम है ये एटलीस्ट इसको आने चाहिए, या इन कामों को करने का इसके लिए ये एबल होना चाहिए, इसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार से समाज की उससे क्या होती है, उम्मीद होती है। और जो बच्चा उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो उसको क्या बोलता है, उसको मंदबुद्धि या स्लो लर्नर्स इस प्रकार से जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम सोशल एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है विकास के जो नियम होते हैं, अर्थात विकास के पैटर्न की जो जानकारी है, यदि माता पिता और शिक्षक को हो, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं उनको अगर इस प्रकार के जो पैटर्न्स हैं उनकी पहले से ही जानकारी होती हैं तो उससे उनको क्या होता है, फ़ायदा होता है। और वो बालक के व्यावसायिक निर्देशन, उसके जो समायोजन वातावरण के साथ करने में और प्रेरणा देने में उसको सहायक होते हैं। क्योंकि जो है जब टीचर को या पेरेंट्स इस प्रकार का नॉलेज होता है तो जब बच्चा उस अवस्था में उस प्रकार की कुछ हरकतें करता है तो उससे जो है वो परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इस अवस्था का जो है स्वाभाविक लक्षण है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे की जो स्थिति होती है वो खेल अवस्था होती है। यहाँ पर जो है बच्चे वो टोली में रहना, बच्चों उनको 24 घंटे जो है खेल करना पसंद है। तो इस प्रकार से बच्चे जो हैं वो उनका मन जो है वो पढ़ाई के ऊपर कम ही लगता है। तो इससे क्या होता है, कई पेरेंट्स या टीचर जो है वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो इसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर जो है वो उसी खेल, जिनको अगर विकास के इस प्रकार के पैटर्न की नॉलेज होगी तो वो समझ जाएंगे कि भाई बच्चे की खेल एज है तो वो खेलेगा ही, है ना। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है
डेवलपमेंट यानी विकास के नियम के आधार पर शिक्षकों को यह पता चलता है कि संतुलन की जो अवस्था है उसमें बालक खुश रहते हैं तथा असंतुलन की अवस्था में वे अशांत हो जाते हैं। ऐसे में बालकों में संतुलन की अवस्था या मार्गदर्शन करने से ज़्यादा लाभ होगा। संतुलन की अवस्था यानी कि उनके सभी प्रकार के जो विकास होते हैं उनमें संतुलन की अवस्था होनी चाहिए। उनका जो मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास है, इन सब में संतुलन की अवस्था होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ कुछ डिफरेंसेस इनके अंदर हैं, क्योंकि डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ या वृद्धि की। तो वृद्धि जो है या ग्रोथ है वो एक विशेष जो आय है वहाँ तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि आपका 20-21 साल जब तक चलते हैं युवावस्था तक, तब तक ये विकास वृद्धि की जो है वो शरीर में होती रहती है। यह केवल शारीरिक परिवर्तन यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको प्रकट करता है। जो वृद्धि होती है वो विकास का एक स्टेप है, एक चरण है और परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति है। यानी कि आपका क्वांटिटेटिव चेंज है। ओके, परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी। नेक्स्ट है परिवर्तनों को देखा तथा नापा जा सकता है। यानी इनको हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। कि जैसे कि अगर हम बात करें जो ये इस वृद्धि है, सॉरी वृद्धि हो गया, वृद्धि जो शब्द है उसमें परिमाणात्मक जो परिवर्तन होते हैं, जैसे बच्चे जो हैं उनका उनके बड़े होने के साथ उनकी जो लंबाई, उनकी ऊंचाई, इन सब चीज़ जो है वे उनके जो भार, उस सब में जो है वो एक तरह से चेंज आता है और इन सबको जो है उनको मेज़र किया जा सकता है। जो वृद्धि होती है वो विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है और इसका क्षेत्र सीमित यानी लिमिटेड होता है। जो वृद्धि होती है उसकी जो क्रिया है वो आजीवन नहीं चलती है, यानी कि ये लाइफ टाइम नहीं चलती है, बल्कि ये एक निश्चित समय तक होती है। ये हमने अभी डिस्कस किया और बालक के परिपक्व होने के साथ ही ये रुक जाती है। ओके, नेक्स्ट है जो वृद्धि है उससे आशय मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन से है। जो वृद्धि है उसका सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंध है और इसका जो अर्थ है वो संकुचित है, यानी कि संकीर्ण अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे कुछ विशेषताएं हो गई किसकी, वृद्धि की। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों डेवलपमेंट या विकास। तो ये क्या होता है, विकास की जो विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। ये संपूर्ण जो हमारे पक्ष होते हैं उसके परिवर्तनों को संयुक्त रूप में परिवर्तित करता है। यानी जीवन हमारे व्यक्तित्व के अंदर जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब के अंदर ये चेंजेस लाने का काम करता है। गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति है। तो जो गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव जो पक्ष हैं उनकी अभिव्यक्ति इसके माध्यम से होती है। जैसे कि किसी के व्यवहार में कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार आना, ये सब जो है वो विकास के लक्षण हैं। विकास में वृद्धि भी ऑलरेडी जो है वो शामिल होती है। परिवर्तन जो है उनको अनुभव किया जा सकता है लेकिन इसे नापा नहीं जा सकता है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो उसके अंदर नैतिकता का अगर विकास हो रहा है तो उसको आप नाप नहीं सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा नैतिक हो रहा है ना। या अगर किसी बच्चे के अंदर कुछ इस प्रकार की क्वालिटी जो है वो डेवलप हो रही है किसी दिशा में, तो वो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये इसकी खास बात होती है कि उसका ऑब्जर्वेशन या उसका अवलोकन किया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट है जो विकास है उससे आशय परिमाण के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से भी होता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन थे। तो ये सब की सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसको मापना कठिन है लेकिन इसका अवलोकन कर सकते हैं, ये हमने बता दिया। और विकास का अर्थ जो है वो व्यापक अर्थों में लिया जाता है, यानी कि एक ब्रॉड टर्म्स है ये, है ना। ये अपने आप में बहुत सारी जो चीज़ें उसको अपने आप के अंदर समाहित किए हुए हैं और ये निरंतर चलता है, यानी कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब हम इसके कुछ सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। जो गैरिसन है उनके अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें जो है वो कुछ न कुछ क्या होते हैं, परिवर्तन दिखाई देते हैं। और अध्ययनों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया है कि जो ये परिवर्तन होते हैं ये कुछ फिक्स जो हैं वो प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर चलते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, हम डेवलपमेंट के सिद्धांत कहते हैं। पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत या कंटिन्यूअस डेवलपमेंट थ्योरी। ये क्या कहती है, इस सिद्धांत के अंदर विकास की जो प्रक्रिया है वे अविराम गति से लगातार चलती रहती है। यह कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब विकास की गति अचानक से धीमी पड़ जाती है और कुछ टाइम तक स्लो हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम, कि अधिगम का पठार आ जाना, यानी कि लर्निंग में पठार आ चुका है। तो ये जो है वो कभी किसी के अंदर तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है और
प्रथम 3 जो वर्ष होते हैं उसमें बालक की जो विकास है उसकी प्रक्रिया बहुत तेज होती है। तो इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि बालक की विकास की प्रक्रिया सबसे कम कब होती है, तो सबसे कम शैशवा अवस्था के अंदर होती हैं। ओके, उसके बाद जो है इसमें जब 3 वर्ष के बाद ये कुछ धीमी पड़ जाती है। इसके बाद जो है इस प्रकार से बालक शरीर के कुछ भाग जो हैं वो तेज़ी से विकास करते हैं, जबकि कुछ का विकास जो है वो धीमी गति से होता है, लेकिन यह लगातार चलता जरूर है। ओके, तो स्किनर जो है उन्होंने कहा है कि विकास जो है उसकी प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति के अंदर कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि एक इमर्ज अचानक से जो है वो कोई इस प्रकार से चेंज रातों रात नहीं किसी भी इंसान के अंदर हो सकता है, किसी भी प्रकार का चेंज। ओके, नेक्स्ट है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। तो ये वही सिद्धांत है जो कहता है कि जो विकास है उसकी गति में अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनकी विभिन्नता होती है, और यह जो विभिन्नता है यह संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है, यानी कि पूरे जीवन काल में ये बनी रहती है। नेक्स्ट है जैसे जो व्यक्ति जो है वो जन्म से लंबा होता है तो साधारणतः वह बड़ा होने पर लंबा ही रहता है, और जो छोटा है वो छोटा ही रहता है। इस प्रकार नहीं हो सकता कि बचपन में वो तो एकदम छोटा था और अचानक से बड़े होकर वो बहुत लंबा हो गया है ना, तो ये नहीं हो सकता है। विकास क्रम का सिद्धांत, अब विकास के एक निश्चित पैटर्न भी होता है, तो पैटर्न का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो गामक यानी कि मोटर यानी शरीर का जो विकास होता है और भाषा संबंधी आदि जो विकास होता है उसका एक निश्चित पैटर्न यानी क्रम होता है। जैसे विकास की जो प्रक्रिया है वे एक अविरल क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है, यानी कि कंटिन्यूस एक प्रोसेस होती है। जन्म के समय जो है वो केवल रोना जानता है, 3 माह में वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ यानी रोने की आवाज़ निकालता है, और 6 महीने में वह आनंद की ध्वनि जो है वो करने लगता है। 7 महीने में वह अपने माता पिता के लिए बा दा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से ये विकास जो है या डेवलपमेंट उसका एक फिक्स पैटर्न के अंतर्गत ये चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास विकास की दिशा का सिद्धांत, ये एक निश्चित दिशा में भी चलता है। तो कैसे चलता है, सिद्धांत जो है कहता है कि विकास जो है बालक का वो सिर से पैर की दिशा में होता है। तो सबसे पहले जो है वो सिर वाले क्षेत्र का विकास होता है और धीरे धीरे विकास जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। इसमें क्या होता है, अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाते हैं। पहले 3 माह यानी 3 मंथ्स के अंदर वे अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। 6 मंथ्स के अंदर वो जो है अपने हाथों की जो गतियाँ हैं उन पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, और 9 मंथ्स में वो अपने सहारा लेकर जो है वो किसी चीज़ का सहारा लेकर चलने लगते हैं, और 12 महीने के बाद वे स्वयं पैर घसीटकर क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, और 1 साल बाद वे पैरों पर खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे चलने लगते हैं। इस प्रकार जो शिशु होते हैं उसने अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल सिर को उठाने का पता था, और 1 साल बाद खड़ा होने 18 महीने के बाद वो लगभग चलने लगते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि एक विकास जो है वो एक निश्चित दिशा की तरफ बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के जो भाग होते हैं उनको चलाना सीखता है, उसके बाद वो उनका एकीकरण करना सीख जाता है। जैसे कि वो अपने पूरे हाथ को और फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है ना भाई। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसे कोई बोतल खोलनी है तो शुरुआत में क्या करेगा, उसे नहीं आता है ये कि उसको पहले उंगलियों से खोलना, उसको नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे हाथों को उसका प्रयोग करेगा, फिर उसको पूरे शरीर को हिलाकर कुछ करने का कोशिश करेगा, और धीरे धीरे वो सीख जाएगा कि हाथ और उंगलियों को एक साथ जो है वो प्रयोग करके इसको ढक्कन को खोलते हैं। तो इस तरीके से जो है वो फिर उसको अच्छे से ये चीज़ें आ जाएंगी, तो उसका एकीकरण उसने अपने स्किल का कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास परस्पर सिद्धांत का संबंध का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जितने प्रकार के जो डेवलपमेंट होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इन सभी के अंदर जो है आपस में एक कोरिलेशन होता है, यानी कि कोई भी विकास एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। जब बालक जो उसका जो शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियाँ, ध्यान का केंद्रीकरण और व्यवहार जो है उसमें परिवर्तन होते हैं, तो साथ ही साथ उससे जो गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता रहता है। नेक्स्ट है गैरिसन, जो है उन्होंने क्या कहा है, शारीरिक शरीर संबंधी जो दृष्टिकोण है वो व्यक्ति के विभिन्न अंगों में विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध को बल देता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि प्रत्येक जो व्यक्ति और बालक बालिकाएं, इनका स्वयं का अपना एक स्वरूप होता है, अपना एक निश्चित, इनके अंदर कुछ स्पेशल अपने आप में
यूनिक होता है और इस स्वरूप में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक ही जो आयु वर्ग है उसके दो बालक या बालिकाएं एक दूसरे से उनकी शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं या सामाजिक उनका जो विकास होता है वो उसमें स्पष्ट रूप से जो है वो भिन्नता दिखाई देती है। ओके, स्किनर जो है उनके अनुसार विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो स्किनर भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो अलग अलग लोग हैं उनके अंदर जो विकास का जो पैटर्न होता है या उसका स्वरूप होता है उसके अंदर क्लियरली डिफरेंसेस होते हैं। इस कारण से बच्चे जो हैं वो क्लास के अंदर कुछ बच्चे तेजी से सीखते हैं तो कुछ धीमे सीखते हैं, एक ही आयु वर्ग के होने के बावजूद। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति या वह पशु जाति या मानव जाति वह अपने जाति के अनुरूप ही विकास या प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कि संसार के प्रत्येक भाग में जो मानव जाति के शिशु होंगे उनका जो विकास का पैटर्न होगा वो एक जैसा होगा, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं। यानी कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इंडिया के अंदर जो है वो जो मानव जाति है उसके जो शिशु हैं वो उनका जो है वो सीधे चलना शुरू कर दिए और किसी दूसरे देश में वो किसी और पैटर्न के ऊपर चलते हैं। यानी कि सब सारे देशों के अंदर सारी जगहों पर एक जैसा ये पैटर्न होगा। जो जानवर का बच्चा होगा उसका उसी प्रकार का पैटर्न होगा और जो इंसान का बच्चा होगा उसका उस प्रकार का पैटर्न होगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सामान्य और विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। ये क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास है वो सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। जैसे नवजात जो शिशु होते हैं वो अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पहले अपने शरीर का संचालन करते हैं और किसी विशेष वस्तु को इशारा करने से पहले अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाते हैं। तो ये वही वाला थ्योरी हो गई, एक तरह से एकीकरण का सिद्धांत जो हमने बताया है कि यहाँ पर जो है पहले तो वो सामान्य प्रतिक्रियाएं करेगा, पूरे शरीर को हिला कर कुछ जो है अपना रिएक्शन देने की कोशिश करेगा। अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए तो वो पूरा शरीर जो है उसको लिपटे जमीन पर लिपट कर और एक तरह से अपना अपने आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करेगा। लेकिन धीरे धीरे वो इशारे से और अन्य जो है वो अन्य जो क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से वो विशिष्ट जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको देना सीख जाएगा। तो इस प्रकार से ये है हमारे, इसको कहते हैं हम कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना। ओके, हरलॉक जो होते हैं उन्होंने क्या कहा? विकास की सब अवस्थाओं में बालक की जो प्रतिक्रियाएं हैं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य ही होती है ना। तो स्पेसिफिक कोई नहीं सीखता, पहले सब सामान्य होते हैं। और लास्ट में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत सिंपल सी ये बोलता है कि जो बालक का विकास होता है वो क्या होता है? न केवल वंशानुक्रम बल्कि वातावरण के कारण जो है वो बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण प्रभावित होता है। तो बच्चा जो कोई भी बच्चा हो उसका डेवलपमेंट जो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो उसकी हेरिडिटी रूप से उसको किस प्रकार के गुण मिले हुए, और दूसरा वो किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहते हैं। जब ये दोनों ही चीज़ें जो हैं उसको अच्छी मिलती है तो इनका जो बीच की अंतःक्रिया होती है इसके फलस्वरूप जो निकल के आता है वो बच्चे का विकास होता है। ओके, तो दोनों ही चीज़ें अगर बच्चे को सही मिलती हैं तब जाके उसका सही विकास सही डेवलपमेंट हो पाता है। ओके, चलते हैं आगे। स्किनर जो है उनके अनुसार यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। और इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन की प्रारंभिक जो वर्ष हैं उसमें अगर दूषित वातावरण, कुपोषण, गंभीर रोग, जन्मजात जो योग्यताएं होती हैं वो कुंठित व कमज़ोर बना देती हैं। तो इसीलिए जो बोला जाता है कि भाई जो गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी स्टेज है उसमें जो है जच्चा जो माता है उसको उचित जो है वो पोषण जो है वो मिलना चाहिए, ताकि जो है बच्चे के अंदर, क्योंकि अगर उस टाइम पर जो है उसके अंदर आवश्यक जो तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है तो वो कमी जीवन पर्यंत बनी रहती है। या प्रारंभिक जो अवस्था होती है, हम देखते हैं हम सुनते हैं कि भाई पुराने लोग इतने मजबूत हुआ करते थे, इसने बहुत घी दूध खा रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बचपन के अंदर जो चीज़ें जो है एक व्यक्ति जो है वो लेता है, जितने भी प्रकार के न्यूट्रिशन वो लेता है वो उसको पूरे जीवन पर्यंत जो है बीमारियों से निजात दिलाते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो बचपन से ही इस प्रकार से जो जब उनको सही जो है एक तरह से केयर नहीं मिलती है तो वो पूरी ज़िंदगी आपने देखा तरह तरह की जो बीमारियां होती, कमज़ोरी होती है उनके अंदर होती हैं
और उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रेजिस्टेंस पावर, वो भी बहुत कम होती है, जिस कारण वो हमेशा बीमारियों से परेशान ही रहते हैं। जबकि कुछ जो बच्चे होते हैं वो जब बचपन में ही उनको इतना ज़बरदस्त उनको माहौल या उनको पोषण मिला होता है तो वो पूरी ज़िंदगी कठोर या मजबूत होते हैं। ओके, यानी कि रफ एंड टफ होते हैं। तो चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो स्टेजेस जो होते हैं दोस्तों, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें यह है कि कुछ अलग अलग तरीके से जो है डिवाइडेशन किया गया है। तो जो पहला डिवाइडेशन है वो है, कहता है कि जो शैशवावस्था है वो जन्म से लेकर छः छः जो है वर्ष तक चलती है। फिर बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड जो है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था तक चलता है। फिर है किशोर अवस्था यानी एडल्सेंस, जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक चलता है। और फिर है प्रौढ़ अवस्था, जो कि एडल्टहुड कहलाती है, जो कि 18 वर्ष से और मृत्यु तक चलती है। तो ये तो एक तरह से मोटा मोटा एक जो है वर्गीकरण है। उसके अलावा जो है जो कोल हैं हमारे, उन्होंने भी जो है विकास की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उनको वर्गीकृत किया है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, जो शैशवावस्था है यानी कि लेटेंसी जो स्टेज होती है उसको उन्होंने जन्म से लेकर 2 वर्ष तक माना है। तो जब संभवतः जो है एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो उसमें इसी एज जन्म से और 2 वर्ष तक ही इसको ऑप्शन के अंदर दिया होता है, तो शैशवावस्था उसी को मानना चाहिए। फिर जो है अर्ली चाइल्डहुड उन्होंने माना 2 से 5 वर्ष तक। फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद मध्य बाल्यावस्था, इन्होंने बहुत सारे उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक तरह से, 6 से लेकर 12 वर्ष तक मध्य बाल्यावस्था। फिर पूर्वावस्था यानी कि पूर्व या उत्तर बाल्यावस्था जिसको उन्होंने कहा, तो वो 13 से 14 वर्ष तक माना। फिर उसके बाद प्रारंभिक किशोर अवस्था 15-16 वर्ष। फिर मध्य किशोर अवस्था 17 से 18 वर्ष। और उसके बाद उत्तर किशोर अवस्था 19 से 20 वर्ष। फिर उसके बाद होती शुरू प्रौढ़ावस्था यानी एडल्टहुड, तो इसमें जो है 21 से 34 तक जो है वो प्रारंभिक है। फिर मध्य वाला जो है वो 35 से 39 तक है। और फाइनली आता है उत्तर प्रौढ़ अवस्था 50 से लेकर 64 साल तक। फिर आती है हमारी वृद्ध अवस्था, जब आदमी रिटायर हो जाता है। तो रिटायर हो गए, प्रारंभिक वृद्ध अवस्था चालू हो गई 65 से 74 तक। और उसके बाद फाइनली जो है वो ओल्ड एज जो है वो चालू हो गई 75 से लेकर और ऊपर पहुंचने तक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी अवस्थाएं होती हैं। उसके अलावा जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने भी 7 प्रकार से इसको इस प्रकार से बांटा है। तो इन्होंने जो है वो गर्भावस्था से गर्भाधान से जन्म तक जो है वो गर्भावस्था को माना। फिर शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी। फिर बाल्यावस्था जो है वो 5 से लेकर 12 वर्ष तक। किशोर अवस्था 12 से 18। फिर युवावस्था 18 से 25। प्रौढ़ अवस्था 25 से 55। और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक। तो ये कुछ भारतीय विद्वानों के अंदर अंतर्गत किया गया पैटर्न का वर्गीकरण है। तो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि भाई जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। उसके बाद 2 से लेकर लगभग 5-6 वर्ष तक जो है पूर्व अर्ली चाइल्डहुड होता है। फिर 6 से लेकर लगभग 12 तक, 11-12 तक जो है वो आपका उत्तर बाल्यावस्था यानी कि पोस्ट चाइल्डहुड जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद 12 से और 18 तक आप मान सकते हैं सीधा सीधा कि ये आपकी युवावस्था या किशोरावस्था कहलाती। और फिर उसके बाद सीधे सीधे हम प्रौढ़ावस्था को मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये वर्गीकरण मोटा मोटा आप याद रख सकते हैं। अब विकास जो होता है उसके कुछ पहलू हैं महत्वपूर्ण। विकास की जो प्रत्येक अवस्था है उसमें बालक के अंदर जो है वो अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और ये जो परिवर्तन है इस दृष्टि से प्रत्येक अवस्था को निम्न बिंदुओं में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन से बिंदु हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और उसके अलावा 2 और विकास हैं, 3 विकास। वो है सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, और चारित्रिक विकास यानी कि आपके कैरेक्टर का डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से बच्चे के अंदर हाँ पूरे जीवन काल में आपने खुद भी ये चीज़ महसूस की है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें कई चीज़ों के प्रति जो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दृष्टिकोण होता है, वो बदलता जाता है। यहाँ तक कि हमने अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर भी इस प्रकार की जो है परिवर्तन महसूस किए होंगे, आप लोगों ने भी किए होंगे कि जिस प्रकार से वो पहले जो है वो सोच रखते थे वो अब नहीं रखते, अब उनके अंदर थोड़ा जो है सोच में तब्दीली आ चुकी है। तो ये क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। और जो विकास होता है उसके माध्यम से व्यक्ति सीखता है। और सीखना जो है वो कब होता है, वो कहीं पर भी किसी भी माध्यम से, फॉर्मल या इनफॉर्मल माध्यम से हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो भी मैंने बताई वो अच्छी लगी होंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, गुड नाइट।